नमस्कार। आज के वीडियो में हम मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था या ऐसा कहें मौर्य प्रशासन के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास में पहली बार एक विशाल एकीकृत साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो मौर्यों को ही दिया जाता है। और मौर्यों में भी सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही एक विशाल एकीकृत भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने में वो सफलता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी महान विजयों के परिणाम स्वरूप एक विशाल एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक योग्य और कुशल प्रशासक भी थे। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र के रूप में भी मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था ही ज्ञात है। मौर्यों की पूर्ववर्ती सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें भारतीय इतिहास में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। अर्थात मौर्यों से पहले भी ऐसी कोई सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी भारतीय इतिहास में ज्ञात नहीं है। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था अपने पश्चातवर्ती प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए सदैव एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वो विद्यमान रही, जिसने पश्चातवर्ती प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य किया। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो तीन प्रमुख हैं, जिनमें पहला है कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र, जो मौर्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक रहा था। उसका ग्रंथ इंडिका। और तीसरा है मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख, अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, तीनों ही मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख स्रोत है वो माने जा सकते हैं, जिनसे हमें मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त होती है। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, मौर्य सम्राट एक महान विजेता ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उनके द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया और उनके द्वारा स्थापित यह विशाल साम्राज्य दीर्घ काल तक यानी कि एक लंबी अवधि तक सुव्यवस्थित रूप से चल सका। इसका मूल कारण उनकी सुसंगठित और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था ही थी। अर्थात यह विशाल मौर्य साम्राज्य एक लंबे समय तक अस्तित्व में रह पाया, इसका सबसे बड़ा कारण मौर्यों की एक प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था ही थी, जिसने मौर्य प्रशासन को या मौर्य साम्राज्य को एक प्रकार से स्थायित्व स्वरूप प्रदान किया। देखिए, जो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था है, उस मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था को या मौर्य प्रशासन को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है
वो कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से ज्ञात होने के साथ साथ अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हम केंद्रीय प्रशासन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और जो उल्लेखनीय पक्ष था वो था केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और शासक के निरंकुश अधिकारों का समर्थन। देखिए, कौटिल्य जो वो अपने ग्रंथ में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को उत्कृष्ट मानता था, अर्थात वह समस्त शक्तियां सम्राट अर्थात राजा में निहित करना चाहता है और वह शासक की निरंकुश शक्तियों पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता। वह शासक के निरंकुश अधिकारों का समर्थन करता है और संभवतः व्यवहारिक रूप में भी मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थी। मौर्यों का जो केंद्रीय प्रशासन था उसके दो प्रधान अंग थे, अर्थात मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से उसके दो प्रधान अंग थे। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में शीर्ष पर राजा या सम्राट विद्यमान था, जो कि उसका पहला और शीर्ष अंग था, और राजा को राजकार्यों में सलाह देने के लिए केंद्रीय प्रशासन में जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग था वो था मंत्री परिषद। अर्थात मौर्यों की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के जो दो प्रधान अंग थे वो थे, पहला था राजा या सम्राट और दूसरा था मंत्री परिषद। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर राजा या सम्राट विद्यमान था। क्योंकि ये बात हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि मौर्य काल में जो प्रशासन का स्वरूप है वो राजतंत्रात्मक था, अर्थात राजा ही प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। समस्त शक्तियां जो है, प्रशासन की समस्त शक्तियां राजा अर्थात सम्राट में निहित थी। या ऐसा कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन का जो स्वरूप है वो राजतंत्रात्मक था, अर्थात राज्य की समस्त शक्तियां जैसे कि प्रशासन है, न्याय है, नागरिक प्रशासन, सभी सम्राट में निहित थे। राजा या सम्राट ही सर्वोच्च और अंतिम शक्ति होता था, उसका निर्णय अंतिम होता था। परंतु कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा अर्थात सम्राट की शक्ति और निरंकुशता पर विधि का नियंत्रण स्थापित किया गया था। कौटिल्य के ग्रंथ से ज्ञात होता है कि राजा की शक्ति विधि द्वारा सीमित थी और विधि या कानून का आधार धर्म, चरित्र और व्यवहार को माना गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजा की शक्ति निरंकुश होती थी, उसका आदेश अंतिम होता था, परंतु राजा भी किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व या राजा किसी भी निर्णय को लेते समय विधि के अनुरूप ही निर्णय का लेने का प्रयास करता था, विधि के अनुरूप निर्णय लेने का प्रयास करता था। और राजा किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व धर्म, चरित्र और व्यवहार को ध्यान में रखकर ही अपना निर्णय देता था। धर्म से तात्पर्य है कि प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित नियम, यानी राजा किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने से पूर्व प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित नियमों को ध्यान में रखता था, जिसे धर्म कहा गया है। चरित्र से तात्पर्य है पूर्व काल के दृष्टांत, जैसे कि आजकल वर्तमान जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें रूलिंग, मोटी मोटी किताबें देखी होगी आपने वकीलों के पास, उनमें दृष्टांत यानी रूलिंग ही होती है। सेम वैसे ही मैटर में जैसे कोई एक न्यायालय के सामने कोई एक विवाद आता है
और वैसे ही विवाद पर अगर न्यायालय पूर्व में कोई फैसला दे चुका हो, सेम वैसे ही विवाद पर, तो वह पूर्व काल के उस दृष्टांत को भी ध्यान में रखता था। इसे मौर्य काल में चरित्र कहा जाता था, अर्थात पूर्व काल के दृष्टांत। और तीसरा जो विधि का आधार था वो था व्यवहार, अर्थात उस विवाद के संबंध में प्रजा में जो प्रचलित रीति रिवाज और परंपराएं थी उनको भी आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाता था। अर्थात किसी भी बिंदु पर निर्णय देने से पूर्व समाज या जो समाज था उस समाज में प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं को भी सम्राट है वो ध्यान में रखता था, और तभी वह इन तीनों तथ्यों पर ध्यान करने के पश्चात ही वह अपना निर्णय दे पाता था। इसी प्रकार कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा की योग्यता पर विशेष रूप से बल देता है। कौटिल्य के अनुसार राजा जो है वो उच्च कुल का होना चाहिए, वह देवीय बुद्धि से युक्त होना चाहिए, यानी कि राजा जो है उच्च कुल में उत्पन्न होने के साथ साथ देवीय बुद्धि से युक्त होना चाहिए, तथा वह उत्साही और धार्मिक होना चाहिए। अर्थात वह राजा की जो व्यक्तिगत योग्यता है उस पर भी विशेष रूप से बल देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा ही राज्य के समस्त मंत्रियों अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और पदच्युति यानी पद पर नियुक्त करना, उन्हें एक प्रकार से प्रमोशन देना और उनको पद से हटाने का अधिकार जो है वो केवल राजा या सम्राट के पास ही था। केंद्रीय प्रशासन का जो दूसरा महत्वपूर्ण था वो था मंत्री परिषद। इस केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में भी हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो एक प्रकार से अर्थशास्त्र के साथ साथ अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि सम्राट को या राजा को राजकार्य में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। यद्यपि मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख है उन अभिलेखों में इस मंत्री परिषद के लिए परिषा शब्द का प्रयोग किया गया है। यह ऐसा कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद के लिए परिषा शब्द का प्रयोग मिलता है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मंत्री परिषद की जो मंत्रणा यानी जो बातचीत होती थी उसको गोपनीय रखा जाता था। यानी कि मंत्री परिषद की जो बैठक होती थी उसमें जो निर्णय लिए जाते थे उन्हें गोपनीय रखा जाता था, तथा मंत्री परिषद में जो भी निर्णय लिया जाता था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था। परंतु राजा की शक्ति पर मंत्री परिषद का अंकुश नियंत्रण नहीं था, अर्थात बहुमत के आधार पर लिए गए निर्णय के विरुद्ध भी राजा निर्णय लेने का अधिकार रखता था। या ऐसा कह सकते हैं कि राजा बहुमत के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था, यानी मंत्री परिषद द्वारा कोई बहुमत से निर्णय ले लिए जाने पर बहुधा सम्राट या राजा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता था, परंतु राजा उस बहुमत के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था, यह उसका अधिकार था। अर्थशास्त्र से ही ज्ञात होता है कि मंत्री परिषद के इन सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र से ही हमें इस मंत्री परिषद में भी अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रियों जिन्हें मंत्रिण के नाम से संबोधित किया गया है का उल्लेख मिलता है। संभवतः ये आधुनिक कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष होते थे। मंत्रिण जो होते थे वो संभवतः आधुनिक कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष होते थे। मौर्य काल में साम्राज्य है वो दूरस्थ क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और विभिन्न प्रांतों से है वो मंत्री होते थे। ऐसी स्थिति में सम्राट को दैनिक राजकार्यों में
दैनिक राजकार्यों को निपटाने के लिए जो मंत्री सहायता प्रदान करते थे उन्हें मंत्रिण कहा जाता था। अर्थात राजा अपने दैनिक राजकार्यों को जिन महत्वपूर्ण और विश्वसनीय मंत्रियों की सहायता से निपटाता था उन्हें मंत्रिण कहा जाता था। मंत्रिण के पद पर नियुक्ति करने से पूर्व उसकी एक प्रकार से उसका चरित्र का परीक्षण किया जाता था, जो एक प्रकार से अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया थी। साम दाम भेद दंड आदि की नीति के द्वारा मंत्रिण के पद पर नियुक्त करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। इस परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को ही मंत्रिण के पद पर नियुक्त किया जाता था। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद होता था और ऐसे मंत्रिण को मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन मिलता था। लगभग 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। पण संभवतः मौर्य काल में प्रचलित एक मुद्रा थी। मंत्रिण जो थे, जिनकी संख्या संभवतः 3 या 4 होती थी, इन्हें मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन 48,000 पण मिलता था। ये राजा के एक प्रकार से प्रमुख सलाहकार ही होते थे। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन 18 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। अर्थात मौर्य काल में राजा की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी, उस मंत्री परिषद में संभवतः 18 प्रकार के मंत्री होते थे, जिनका अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। जिनमें पहला था, जो सबसे प्रमुख होता था, वो था मंत्री, जिसे पुरोहित भी कहा जाता था। संभवतः यह आधुनिक प्रधानमंत्री के समकक्ष होता था, जिसे मंत्री तथा कभी कभी पुरोहित भी कहा जाता था। मंत्री परिषद में जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, वो होता था युवराज, अर्थात राजा का उत्तराधिकारी, जो मंत्री परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता था। मंत्री परिषद का तीसरा जो प्रमुख सदस्य होता था, वो था सेनापति, अर्थात सेना का प्रधान निरीक्षक। यद्यपि यह केवल निरीक्षक था, सेना का प्रधान सेनापति, जो सर्वोच्च सेनापति है, वो राजा सम्राट स्वयं होता था। राजा के बाद सेना का जो प्रधान निरीक्षण करता होता था, वो सेनापति होता था, लेकिन वो सुप्रीम कमांडर नहीं होता था। चौथा जो मंत्री होता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता, समाहर्ता, जो कि आधुनिक राजस्व मंत्री के समकक्ष होता था। अर्थात मौर्य काल में राजस्व जो विभाग होता था, उस राजस्व विभाग का प्रधान जो मंत्री होता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। पांचवा जो मंत्री होता था, उसे सन्निधाता कहा जाता था, जो केंद्रीय कोषागार का अध्यक्ष या प्रधान होता था। केंद्रीय कोषागार का प्रधान या अध्यक्ष, जिसे सन्निधाता कहा जाता था। छठा जो प्रमुख मंत्री होता था, वो नायक कहलाता था। नायक, जो कि युद्ध के समय सेना का प्रधान संचालक होता था, कमांडिंग ऑफिसर। सातवां जो मंत्री होता था, नागरिक। मौर्य काल में जो बड़े बड़े नगर होते थे, उन नगरों का जो प्रधान होता था, उसे नागरिक कहा जाता था। मंत्री परिषद का जो 8वां मंत्री था, वो था प्रदेष्टा। मौर्य काल में जो फौजदारी न्यायालय होते थे, उन फौजदारी न्यायाधीशों का जो प्रधान है, फौजदारी न्यायाधीशों का प्रधान प्रदेष्टा कहलाता था। इसी प्रकार मंत्री परिषद का जो 9वां सदस्य था, व्यवहारिक, 9वां मंत्री व्यवहारिक, जो एक प्रकार से दीवानी न्यायाधीशों का प्रधान कहलाता था। 10वां मंत्री कर्मांतिक होता था, जो एक प्रकार से राजकीय कारखाने जो थे, उन राजकीय कारखानों का प्रधान
यानी राज्य से की ओर से स्थापित जो हथियार कारखाने थे, प्रशासन से संबंधित जो कारखाने थे, उनका जो मंत्री है उसे कर्मांतिक कहा जाता था, कर्मांतिक। 11वां जो मंत्रिपरिषद का सदस्य था उसे दंडपाल कहा जाता था, जो एक प्रकार से पुलिस प्रमुख होता था। पुलिस का जो प्रधान होता था उसे दंडपाल कहा जाता था। 12वां जो मंत्री होता था उसे दुर्गपाल कहा जाता था, जो एक प्रकार से आधुनिक गृह रक्षा मंत्री के समकक्ष होता था, यानी आंतरिक सुरक्षा मंत्री। गृह रक्षा मंत्री को दुर्गपाल कहा जाता था। 13वां जो मंत्री होता था अंतपाल, जो कि सीमा सुरक्षा मंत्री होता था, या ऐसा कह सकते हैं कि बाह्य सुरक्षा मंत्री या सीमा सुरक्षा मंत्री को अंतपाल कहा जाता था। जो 14वां मंत्री था उसे प्रशासता कहा जाता था। सम्राट या राजा की ओर से आज्ञाएं जारी करने वाले मंत्री को, व्यक्ति को भी मंत्री का दर्जा दिया गया था और उसे प्रशासता कहा जाता था। 15वां जो मंत्री था द्वारिक, अर्थात राजमहलों का जो प्रधान रक्षक था उसे द्वारिक कहा जाता था। 16वां जो मंत्री था उसे अंतर्वशिक कहा जाता था, जो कि राजा के अंतःपुर, जिसे मध्यकाल में हरम कहा जाता था, अंतःपुर का जो प्रधान रक्षक होता था उसे भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था, उसे अंतर्वशिक कहा जाता था। 17वां जो मंत्री होता था आटविक, आधुनिक वन मंत्री के समकक्ष होता था, अर्थात जो वन और जंगल जो थे उनसे संबंधित जो मंत्री होता था उसे आटविक कहा जाता था। और 18वां जो मंत्री होता था उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था, जो एक प्रकार से सभी मंत्रियों के मध्य, सभी 18 मंत्रियों के मध्य एक प्रकार से संयोजन का कार्य करता था, उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।